हेलो चैंपियंस, क्लास 11th कैसा लग रहा है 10th पास करके? ओके, मार्क्स अच्छे आए होंगे इसलिए आप सबने साइंस ली है। और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। चैप्टर 1 तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। थोड़ी सी नई बातें उसमें होती हैं, तो नई बातों की वजह से या तो कई बार हमें कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। अभी अभी 10th से निकले हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ाज़म है और नए सब्जेक्ट्स मिले हैं, तो उनके साथ थोड़ा रूबरू नहीं हुए हैं हम लोग। ओके, फॉर दैट रीजन उन बातों से शुरू करते हैं अपनी बातें जो बातें पहले हो चुकी हैं कक्षा 9 में। कक्षा 11वीं हम फिर से वही बातें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम तो आप सब पहले से समझ चुके होंगे, पहले भी पढ़ा है आपने इस चैप्टर को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम क्या होता है पता है, फिर भी नहीं पता तो मैं एकदम एटॉमिक लेवल से शुरू कराता हूं एटम के बारे में पढ़ाना आपको। क्लास, दुनिया में हर चीज एटम से बनी है, आप सबने सुना है। दुनिया में एटम जो है सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म पदार्थ है ना, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा मैं पूरा एटम से बना हूं, बिल्डिंग पूरी एटम से बनी है, ये एटम से बना है, जिस कैमरे में मैं शूट हो रहा हूं वो एटम से बना है। मैं, मेरी पिक्चर्स, आपका फोन, आपका मोबाइल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो कैसे समझेंगे इस बात को, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर एटम से बना है तो एटम, अब तो एटम वो दिखना चाहिए। मैंने कहा एटम नहीं, एटम बड़ा छोटा है, वो दिखता नहीं है, नेकेड आई से तो नहीं दिखता है। तो कहेंगे दिखता नहीं है पर पूरी दुनिया उससे बनी है और वो पूरी दुनिया दिख रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसे है माय डियर चैम्प्स कि धूल देखी है आपने? धूल, डस्ट, धूल तो उड़ रही है हवा में, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर आप उसमें पानी मिला के तो थोड़ा सा थिक कर लो, है ना, फिर उसको ईंट के सांचे में डालो, एक ईंट का सांचा बन जाता। फिर उसी ईंट के सांचे से ऐसे बहुत सारे ईंट बनाइए। बहुत सारी ईंट से आप क्या करेंगे? बहुत सारी ईंट से आप उन्हीं ईंट का इस्तेमाल करिए और मकान बना दीजिए। दीवारें, दीवारों से मकान, मकान से कई सारे फ्लोर की बिल्डिंग, फिर ऐसे ऐसे पूरा शहर आपने बसा दिया। कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? छोटे से मिट्टी के दाने से। उस छोटे के मिट्टी के दाने से अगर आप इस पूरे शहर को फिर से तोड़ना चाहेंगे, अगर थैनोस की तरह ऐसे चुटकी बजाओगे, अगर थैनोस की तरह पूरी की पूरी, पता है ना थैनोस कौन है, अगर आप चुटकी बजा के पूरी दुनिया को निस्तनाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे, खत्म करना चाहेंगे, तो आखिरी में लास्ट में क्या बचेगा जिससे आप खत्म नहीं कर पाएंगे? जिससे आप खत्म नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म करने के बाद क्या बचेगा? वही डस्ट, छोटा सा पार्टिकल। जैसे थैनोस ने भी चुटकी बजा के सबको मिट्टी बना दिया था, है ना, पूरी दुनिया मिट्टी बन गई थी, लास्ट में डस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस डस्ट को भी अब चुटकी बजा के डस्ट से भी छोटा नहीं कर सकते। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, सब कुछ तोड़ दिया तो एक सबसे बेसिक यूनिट जो बन जाएगा वो डस्ट है। डस्ट का वो एक पार्टिकल जो अभी नहीं दिख रहा है कहीं, अभी वो कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है क्या? बिल्डिंग में वो छोटा सा मिट्टी का दाना जिससे ईंट बनी थी वो नहीं दिख रहा है, पर एग्जैक्टली बना तो सब कुछ उसी से है। एटम भी कुछ ऐसा सही, तब वो कुछ उसी से बना है, पर इतना छोटा है, वो इतना छोटा है कि फिलहाल पूरी बॉडी तैयार होने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस किसी भी बॉडी को, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते रहोगे, तोड़ते रहोगे, तोड़ते रहोगे, चुटकी बजा के उसको एकदम निस्तनाबूद कर दो, सबसे छोटा, जिससे छोटा आप इसको कर ही नहीं पाओगे, यही बचा है, ये है बॉडी चैम्प्स। तो एटम क्या होता है तो आपको पता चल गया, अभी मैं लिखवाऊंगा सारी बातें। ठीक है, एटम की बात बहुत से लोगों ने बहुत बार करी है। सबसे पहले जो ऑफिशियली जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम जानते हैं, जॉन डाल्टन ने हमें एटम के बारे में बताया। एटम से, जॉन डाल्टन से पहले भी थे बहुत सारे लोग थे। मैं महर्षि कनत की बात करता हूँ। बीइंग एन इंडियन, हिंदुस्तानी होने की वजह से आपको उनका नाम भी याद रखना चाहिए। महर्षि कनत ने बताया था कि जो पूरी दुनिया है वो सबसे सूक्ष्म तत्व से बनी है, उस तत्व को हम कहते हैं परमाणु। तो परमाणु नाम दिया, ठीक है, और ये परमाणु मिलके फिर अणु बनाते हैं। ये सारी बातें हमें बताई गई थी। जे जॉन डाल्टन ने हमें बताया दुनिया सबसे छोटी जो है वो एक ऐसे पार्टिकल से बने जो अनकटेबल है।
अनकट है, उसको हम काट नहीं सकते। ओके, तो उन्होंने नाम दिया एटम। ओहो, इतना मोटा पेन चल रहा है मेरा आज। एटम, इसमें एटम में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये बना है ग्रीक वर्ड से एटॉमिक। एटॉमिक, ध्यान से देखो जेम्स, अब ध्यान से देख लो, एटॉमिक भी नहीं है, अटामियो, टोमियो वर्ड है ये, टोमियो, अनकटेबल, इसको और नहीं काटा जा सकता। जेम्स, इसको इसको और नहीं काटा जा सकता, काटते तोड़ते 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 अब तोड़ते आए, एक छोटा सा पार्टिकल, इससे छोटा, अब इससे छोटा कुछ मिलेगा ही नहीं, तोड़ भी दोगे तो पहले बात है उसको तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ दिया तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको इसको तोड़ने के बाद। दैट इज कॉल्ड एटम, सबसे छोटा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे क्या, मिट्टी की धूल। गॉट इट चैम्प्स? तो ये तो हो गया, अचामियों से बना है एटम, ये ग्रीक वर्ड है चैम्प्स, तो इसे आप याद रखेंगे। किसने बताया हमें? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने हमें ये सारी कहानी बताई। चैम्प्स, ये सारी बातें क्लियर हैं। अब अगर दुनिया में हर एक चीज एटम से बनी है, दुनिया में अगर हर एक चीज एटम से बनी है, एटम से छोटा कुछ नहीं है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, तो हर एटम सेम होना चाहिए। ये बहुत काम की बात करी हमारे साइंटिस्ट ने, कि भाई अगर दुनिया में सबसे छोटी चीज है एटम, एटम से छोटा कुछ नहीं है, अगर उससे छोटा कुछ नहीं तो मतलब एटम किसी से नहीं बना, और अगर एटम किसी से नहीं बना तो दुनिया में जितने भी एटम है सारे सेम होने चाहिए। ऐसा हुआ ही नहीं, हाइड्रोजन का एटम अलग बिहेव कर रहा है, कैल्शियम का एटम अलग बिहेव कर रहा है, एटम टू एटम में भी हमें कुछ अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिले। every atom is not same, every atom has some different chemical and physical properties। हमने सोचा यार एटम से छोटा कुछ है नहीं, एटम, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और होगा नहीं, तो हर एक एटम सेम क्यों नहीं है? बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुश्किलों से बाद में हिसाब किताब लगाया गया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे थिंक टैंक्स लगे, बहुत सारी मेहनत हुई, कई सारे साइंटिस्ट मिले, तो हमें एटम के अंदर और भी कुछ चीजों का पता चला कि यार एटम सबसे छोटा है जो एग्जिस्ट कर सकता है, इससे छोटी भी चीजें हैं जो एटम में पाई जाती हैं, उनको हमने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल, नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके चैम्प्स, तो हम बात करते हैं, तो एटम अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास एटम है, तो एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, मतलब जिनसे एटम बना था वो थे प्रोटॉन। पहले मैं इलेक्ट्रॉन से शुरू करता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमने इसे ही खोजा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम जो था वो सबसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस है, पर इसके अंदर भी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास बहुत सारे आज भी हैं, जो मेन है वो ये है, तो ये सब क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल, दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मैंने आपको कहा था कि हम एटम की पढ़ाई बहुत ही एटॉमिक लेवल पे करेंगे, ठीक है, एकदम एलिमेंटल लेवल से शुरू करेंगे, तो हम उसी से बात शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपको ये पता चलेगा कि एटम क्या होता है, ठीक है। तो एटम किससे बना है, तो जरा मैं इसको डिफाइन करूं। एटम, इट इज इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of a substance, of a substance
which cannot be divided further, which cannot be divided further, and it is proposed by जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन एक ब्रिटिश टीचर थे, है ना, एक स्कूल में पढ़ाते, मतलब सॉरी स्कूल नहीं, हाँ स्कूल टीचर ही कह सकते हैं, स्कूल टीचर ही थे, ठीक है। तो जॉन डॉल्टन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनकी हिस्ट्री के बारे में। ब्रिटिश ब्रिटिश स्कूल टीचर, ब्रिटिश स्कूल टीचर जो थे 1808 में इन्होंने हमें एटम के बारे में बताया। इट इज प्रपोज, इट वॉज कह सकते हैं ना इसको चैम्प्स, इट वॉज प्रपोज, इट वॉज proposed by John Dalton, British school teacher, 1808. Okay. Atom is taken from a Greek word atomio, which means uncuttable। अब इसको काट नहीं सकते। तो चैम्प्स क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इसको, ये सबसे छोटा सब्सटेंस का सबसे छोटी यूनिट है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद क्या है, किसने बताया था? जॉन डॉल्टन ने बताया था। और क्या था, कहां से आए आपको पता चल गया, ये तो हम जान चुके थे। जॉन डॉल्टन ने थ्योरीज भी दी 5-7, है ना। जॉन डॉल्टन ने एटम की बहुत सारी थ्योरीज भी दी, ठीक है। वो थ्योरीज जो थी वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले। इस चैप्टर को मैं इस थ्योरी को मैं चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, या तो करूंगा। आपने अभी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, इसलिए इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि मैं करूंगा, ठीक है। अगर आप चैप्टर 1 का लेक्चर मेरे चैप्टर 2 के लेक्चर से पहले देख लेते हैं तो मैं बता दूं कि मैं डिस्कस कर चुका हूं चैप्टर 1 में। गॉट इट चैम्प्स? चलिए, तो थ्योरी, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आपसे होगा नहीं, हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जॉन डॉल्टन की थ्योरी के बारे, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ, जिन बच्चों की याददाश्त तेज है उनको पता होगा चैप्टर 3 में, क्लास 9th में इसके बारे में बात हो चुकी। ओके, तो चैम्प्स, तो क्लास 9th में भी इनकी थ्योरीज थी, वो आपने पढ़ी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो चैप्टर 1 के लेक्चर्स आप देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल जब हमें पता चल गया कि यार एटम होता है, क्योंकि सबसे छोटा होता है, थ्योरीज भी हमें पता चल गई बहुत सारी। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें जाननी थी, जिसके बारे में अभी भी हमारा जो भविष्य था अंधेरे में था। हमें नहीं पता था कि एटम, एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों होता है। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। एटम जो होते वो अलग अलग लाइट्स या अलग अलग रेडिएशंस क्यों एमिट करते थे, तो हमें स्टेबिलिटी के बारे में, एमिशंस के बारे में, और उनके क्या कहते हैं बॉन्डिंग के बारे में, एक एटम से दूसरे एटम के कॉम्बिनेशंस के बारे में सारी चीजें हमें पता नहीं थी। तो हमें एटम के बारे में और बहुत सारी बातें खोजनी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की चीजें, जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमने ढूंढे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब इनकी खोज हुई तो बहुत से प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हुई और बहुत सी नई प्रॉब्लम्स भी और खड़ी हो गई। तो सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिस सबसे पहला नाम आता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या बात करें, हम बात करते हैं, अच्छा मेरी स्क्रीन घूम नहीं रही है तो मैं
ओके, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इसी पेज पे कर लेंगे। मैंने अभी अभी अपना बोर्ड अपडेट किया है, तो इसलिए मेरी बात कम मान रहा है। डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में हम बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है ना चैम्प्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में फिलहाल तो कुछ नहीं आएगा, अगर आपको नाइन्थ का कुछ याद नहीं है तो। अगर याद है तो याद करिए, इसकी शुरुआत होती है एक डिस्चार्ज ट्यूब से। डिस्चार्ज ट्यूब से या कैथोड ट्यूब से भी हम बात कर सकते हैं। उसको कैथोड ट्यूब भी कहते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगी। कंस्ट्रक्शन इसकी ऐसे रहेगी चैम्प्स, हमारे पास ये ऐसा है और ऐसा है। एक तो मेरे पास कोई और शेप है, हाँ मेरे पास और शेप है, तो हटाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ बनेगा कैसे। ठीक, शेप मेरे काम नहीं आएगा, और कोई शेप मेरे काम आएगा, हाँ ये शेप काम आएगा। चार्ज ट्यूब तो नहीं, ये भी नहीं चलेगा। एक ये ट्यूब है। ओके चैम्प्स, ये ट्यूब हमारे पास है इस तरीके से। पहले मैं इसको पूरा बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली बात क्या बताने में आपको जा रहा था। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। ओके चैम्प्स, अब इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है, इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। हाँ मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया, ये ऐसे मिल गया। फिलहाल एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं प्लस माइनस। तो ये नेगेटिव एंड है, ये और ये पॉजिटिव एंड है। तो अगर ये नेगेटिव एंड से इससे जुड़ा हुआ है तो उसको मैंने नाम दे दिया है कैथोड। इस और ये है एनोड। फिलहाल बंद करते हैं, अभी जरूरत बाद में पड़ेगी। ये आपके पास आ गया एनोड। यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप मतलब यहाँ से एक पाइप जा रही है, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऐसा है। यहाँ पे मैंने एक वैक्यूम पंप लगा रखा है, जिससे जिससे मैं मतलब इसको मैंने वैक्यूम से जोड़ रखा है, जिससे मैं यहाँ पे गैसेस अगर कुछ यहाँ डालता हूँ, यहाँ कोई भी गैसेस भरता हूँ, उन गैसेस को
मैं यहाँ से रिलीज कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ। यहाँ पे मैं गैस एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ या हटा, फिलहाल एक्स्ट्रा नहीं करता मैं। वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, यहाँ वैक्यूम होगा तो यहाँ की गैसेस को क्या करेगा, यहाँ की गैसेस को वो अपनी तरफ खींचता रहेगा। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम जहाँ पे भी होता है वहाँ पे वहाँ पे गैसेस का अमाउंट कम होगा, तो जहाँ पे ज्यादा अमाउंट होगा वहां से वैक्यूम क्या करेगा, गैसेस को अपनी तरफ सक कर लेगा। वैक्यूम क्या करता है, सक कर लेता है ना, तो यहाँ से गैसेस वो सक कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। और मैंने एक स्टॉप कॉक भी लगा रखी है ताकि जितना मैं चाहूँ बस वहीं तक वो वैक्यूम यहाँ की गैसेस को खींच पाए, जितना मैं और अगर मैं नहीं चाहता तो नहीं खींचेगा, चाहूंगा खींचेगा। बॉडी चैम्प्स, मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो मैं वैक्यूम पंप मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि यहाँ पे गैसेस की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकूं, जिसकी वजह से मैं यहाँ के प्रेशर को मेंटेन कर सकता हूँ। बॉडी चैम्प्स, यहाँ के प्रेशर को मेंटेन कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम बात करते हैं, दिस इज स्टॉप कॉक, ये स्टॉप कॉक है और ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप है। ओके, ये पूरी कहानी है। यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट अगर मैं देता हूं चैम्प्स, यहाँ पे मैं हाई वोल्टेज करंट देता हूं इसको अगर मैं हाई वोल्टेज करंट देता हूं, कितना, लगभग लगभग 10,000, डबल 10,000 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, आप सब 9th 10th पढ़कर आए हो। ओके चैम्प्स, व्हाट इज वोल्ट? 10,000 वोल्ट का क्या मतलब हुआ? 10,000 वोल्ट का मतलब हुआ कि जो मैं करंट दे रहा हूं इस सर्किट में, जो करंट चल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो करंट जा रहा है, तो एक चार्ज को यहां से वहां जाने में, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, मतलब यहां से यहां तक जाने में, एक चार्ज को यहां से यहां तक जाने में, एक चार्ज को, एक मतलब एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक जाने में 10,000 जूल काम करना पड़ रहा है। 10,000 जूल काम करना पड़ रहा है, 10,000 जूल काम। अच्छा, जूल क्या होता है आपको पता, ये भी पता होना चाहिए। पहले देखो, अगर आप 11th क्लास में बैठे हो तो पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आप। चलो बात करते हैं छोटी सी। अच्छा, ये अटक गया तो डोंट वरी, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्या कि जूल क्या होता है। मैंने कहा मैं आपको 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आर यू एग्री? मैंने कहा मेरी हाइट 6 मीटर है, आर यू एग्री? मैंने कहा, मैंने इसे उठाया और 1 जूल काम कर दी, आर यू एग्री? देखिए, स्टार्टिंग की तीनों बातें मैंने, ये तीनों बातें कही, स्टार्टिंग की 2 बातों में आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, सर कैसे बात कर रहे हो आप, कहाँ 4 मीटर के लग रहे हो, सर कैसे बात करो, 3 घंटे की तो वीडियो नहीं है। मतलब अगर आप टाइमिंग नहीं देख रहे हैं वीडियो में, उसके बावजूद भी आप बता सकते हैं कि सर 3 घंटे नहीं हुए। आपको यूनिट्स का अंदाजा है, टाइम की यूनिट्स का अंदाजा है, कितना समय बीत गया उसका अंदाजा है आपको, कितनी हाइट है इसका अंदाजा है आपको, कितना काम हुआ है इसका अंदाजा नहीं है। 1 जूल, जूल भी एक यूनिट है। 3 आवर्स, आवर्स भी एक यूनिट है। 4 मीटर, मीटर भी एक यूनिट है, मीटर है लेंथ की यूनिट। आवर्स है टाइम की यूनिट, वैसे तो सेकेंड्स है, हम आवर्स भी रख सकते हैं, है ना, अपने लिए थोड़ा सा। और वर्क डन की यूनिट है जूल। तो आपको इन तीनों यूनिट्स में जूल के साथ आप ज्यादा रूबरू नहीं हुए हैं। आप उसको देखिए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको चीजें विजुअलाइज करनी चाहिए, आपको यूनिट पता होनी चाहिए। 1 यूनिट का क्या मतलब, 1 फीट इतना होता होगा, है ना, 1 मीटर इतना होता होगा, 4 घंटे इतने होते होंगे। 1 जूल पता नहीं कितना होता होगा, 1 जूल कितना होता है, आई डोंट नो। व्हाई डोंट यू नो? मस्ट नो, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि क्या होता है 1 जूल। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले की बात के साथ समझाता हूँ। 1 जूल का मतलब, अगर 1 जूल कोई काम करता है तो मतलब उसने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 मीटर डिस्प्लेस कर दी बॉडी को, 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, यही होता है। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब होता है 1 किलो, जो भी 1 किलो की थैली आपके जो उठाते हो, आपके घर में जो 10 किलो की थैली है वो 10 न्यूटन की है। ठीक है, वापस बात करते हैं, फिलहाल 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन का फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो मास ले लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन,
इंटू डिस्टेंस, अगर ये सब कुछ 1 रहे, इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ जाए तो आपने 1 जूल काम किया। तो मैं कहता हूं कि एक 100 ग्राम की बॉडी अपने हाथ में लो, कोई 100 ग्राम की वस्तु अपने हाथ में ले लिया आपने, कोई चीज 100 ग्राम की हो आपने उसको अपने हाथ में ले लिया। अगर आपने उसको हाथ में ले रखा है 100 ग्राम तो उसका मास है। मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर आपने इसको हाथ में ले रखा है तो क्या धरती इसको नीचे खींच रही है, धरती माता इसको नीचे खींच रही है? खींच रही है। किस एक्सेलरेशन से? जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो मैं लगभग लगभग इसको मोटा मोटा 10 ले लूं तो एक्सेलरेशन इज 10। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो पहले मैं एम इंटू ए कर लेता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले मैं देख लेता हूँ फोर्स कितना लग रहा है। मास इज 100 ग्राम, अगर मैं इसको केजी में लिखूंगा तो 0.1 kg इंटू 10 दैट इज 1 न्यूटन। कुछ समझ नहीं आया तो इतना समझ लो, 100 ग्राम की बॉडी मैंने हाथ में पकड़ी है, किसी का मास अगर 100 ग्राम है उसको मैंने हाथ में लिया है, तो क्या है? तो 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? 100 ग्राम की बॉडी आप हाथ में लेते हो तो उसमें 1 न्यूटन फोर्स लगता है। अब इस 1 न्यूटन फोर्स को आप लगा रहे हैं, हाथ में पकड़ा है तो आपने इसको 1 मीटर उठा दो ऊपर, तो 1 मीटर ऊपर उठा दो, क्या हो गया? 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। तो 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया आपने, कितना किया? 1 जूल काम कर दिया। तो 1 जूल काम क्या होता है कि भाई 1 किलो की बॉडी को 1 मीटर उठा दो, 1 किलो की बॉडी को 1 मीटर उठाने में आपको 1 जूल काम करना पड़ेगा, 1 किलो वेट वाली बॉडी को। अच्छा ठीक है, आप कहोगे सर आपने पहले 100 ग्राम बोला, अब आप 1 किलो बोल रहे हो। हम जो घरों में तौलते हैं ना, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, उसका वेट उतना है, उसका मास तो होता नहीं, उसका वेट होता है। वेट मतलब न्यूटन, वेट जो होता है न्यूटन होता है ना। वेट मतलब फोर्स होता है, वेट इज नॉट मास। अगर मैं 70 किलो का हूं तो मैं 70 किलो वेट का हूं, माई वेट इज 70 kg एंड kg इज नॉट दैट मास। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको बताऊं, अभी सिर्फ इतना समझिए, कि 1 किलो की बॉडी को 1 मीटर उठाते हो, 1 किलो वेट की बॉडी को, 1 किलो वेट की बॉडी को 1 मीटर उठाते हो तो कितना पकड़न किया? 1 जूल। अगर मैं 70, अगर मेरा वेट है 70, वेट इज 70 नॉट मास, अगर मेरा वेट 70 है, वेट अगर मेरा 70 है, तो अगर 70 वाले वेट को अगर आप 1 मीटर उठा देते हो तो आपको 70 वेट था, ठीक है, तो वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, दैट इज जूल, वो जूल बन जाएगा। तो वेट कितना था मेरा? 70, आपने मुझे पूरी ताकत से 1 मीटर उठा दिया तो आपने कितना काम किया? वेट इज 70, डिस्प्लेसमेंट इज 1, दैट इज 70 जूल काम कर दिया आप, 70 जूल काम कर दिया। अगर आप ऐसे ही मुझे 2 मीटर उठा देते हो, 70 किलो इंटू 2, तो आपने 140 जूल काम कर दिया। अब ऐसे ही अगर आप 1000 वेट की कोई बॉडी 1 मीटर उठा देते हो तो आपने 1000 जूल काम कर दिया। ठीक है, तो करंट जो है वो भी ऐसा ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर उसको 1000 जूल काम करना है, अगर अगर किसी भी करंट का आपको वोल्टेज 1000 करना है तो उसका एक चार्ज 1000 जूल काम कर रहा होगा, और 1000 जूल काम किसके बराबर होगा? लगभग 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 1000 किलो की बॉडी को 1 मीटर तक उठाना, ये 1000 जूल बराबर काम होगा। 1000 किलो वेट की बॉडी को 1 मीटर उठाना, ये 1000 जूल काम के बराबर होगा। तो एक चार्ज अगर इतना काम कर रहा है, एक चार्ज अगर इसके बराबर काम कर रहा है, तो वहां पे वोल्टेज कितना है? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया? मैंने किया 10,000 वोल्ट, मतलब एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए उसको 10,000 जूल काम करना पड़ रहा है, 10,000 जूल काम करना पड़ रहा है। वोल्टेज का मतलब होता है, वोल्ट का मतलब होता है एक चार्ज को कितना जूल काम करना पड़ रहा है। वोल्टेज का सिर्फ इतना सा मतलब है, सारी डेफिनेशन माइंड से अभी हटा दो, सबका यही मतलब आके लवा बाद में निकलेगा, जो एटीएम सर ने बताया है, जो आपको आशुतोष बताया है। क्या बताया है कि वोल्ट का क्या मतलब है कि एक चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है यहां से वहां जाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, ये भी चीज आप मेंशन करोगे, एम नहीं कि कहीं से भी।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना काम उसको करना पड़ रहा है, जितना भी काम उसको करना पड़ रहा है वही वोल्ट है। यहां से यहां तक जाने में उसको 10 जूल काम करना पड़ा तो 10 वोल्ट, 50 जूल काम करना पड़ा तो 50 वोल्ट, 100 जूल काम करना पड़ा तो 100 वोल्ट, 1000 जूल काम करना पड़ा 1000 वोल्ट। और जूल क्या होता है? 100 किलो की बॉडी को, मतलब 100 किलो वेट की बॉडी को 1 मीटर उठाने में जितना भी काम आपको करना पड़ रहा है वो आपका जूल है ना। अगर आपने 1000 किलो की बॉडी को ऐसे उठाया 1 मीटर तो जितना भी आपको काम करना पड़ा वो 1000 जूल था। 10,000 है ना, 10,000 की बॉडी को ऐसे उठाओगे आप, नहीं उठा पाओगे, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं उठा लिया आपने, तो 10,000 जूल, 10,000 वेट की बॉडी को अगर आप ऐसे उठाते हो 1 मीटर तक, तो 1 मीटर तक उठाने में आपको 10,000 जूल काम करना पड़ा। आई गेस आपके माइंड में पता चल गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि जूल क्या होता है। 1 जूल का मतलब 1 किलो की आटे, 10 किलो की आटे की थैली है, 10 किलो की आटे की थैली को आप 1 मीटर उठा दो, मम्मी मैंने 10 जूल काम कर दिया। 2 मीटर उठा दो, मम्मी मैंने 20 जूल काम कर दिया। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई? तो ने भी किलो की बॉडी को अगर आपको माइंड थोड़ा सा सेटअप करना है कि यार जूल का आइडिया कैसे लगाना है, तो अभी फर्स्ट टाइम सीखा है आपने, तो टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा रूबरू होने के लिए। मेरे साथ बने रहिए, आदत हो जाएगी। ओके, तो मैंने कहा कि अगर 1000 किलो की बॉडी को अगर आप 1 मीटर उठा दोगे तो 1 जूल के बराबर आपने काम किया। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 10,000 वोल्ट आ रहा है, तो मैंने वोल्टेज दिया है दैट इज 10,000 वोल्ट, मतलब एक चार्ज को चलने के लिए लगभग 10,000 वेट की बॉडी को 1 मीटर उठाने जितना काम करना पड़ रहा है। बहुत हाई करंट है कि नहीं ये चैम्प्स? बहुत हाई करंट है। तो मैंने हाई, मतलब हाई पोटेंशियल करंट है, तो मैंने हाई पोटेंशियल यहाँ पे दिया, हाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ मैंने हाई वोल्टेज दिया। चैम्प्स ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में जो भी नई बातें आएंगी जो आप पहले पढ़ चुके हो पर अभी आपको पता नहीं है, मैं आपको कराता रहूंगा। ओके, तभी पढ़ाई आसान होगी। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, आप मुझसे भरपूर डाउट्स पूछिए, छोटा सा लेके बड़े तक के डाउट्स पूछिए। अगर बड़ा बनना है छोटी चीजों को इग्नोर करना छोड़ना पड़ेगा। आपको अभी तक अर्ग नहीं पता, जूल नहीं पता, न्यूटन नहीं पता, काम चल रहा है, मत चलने दो ना चैम्प्स। आगे भी चल जाएगा, मैं ये नहीं कर आगे नहीं चलेगा, पर चलने क्यों देना। ओके, बी द परफेक्ट। जितना पता है पूरा पता है, पक्का पता है, जो नहीं पता पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे फिर बढ़ेंगे। ओके चैम्प्स, आगे बात करते हैं। कैथोड, वैक्यूम पंप, स्टॉपकॉक, एनोड, वोल्ट वाली बैटरी आ गई हमारे पास, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और हमने यहाँ पे रखा गैसेस, कुछ अलग अलग गैसेस रख दी। तो पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ कि वहाँ यहाँ हुआ क्या है। यहाँ जो हुआ है, कुछ गैसेस भी हैं, चल मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाना चाहिए नहीं था मुझे अनुमति नहीं थी कि मैं गैस दिखाऊं। ओके, तो होता क्या, जब यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट देते हैं और यहाँ पे कम गैसेस हैं, तो वैक्यूम पंप से मैं गैसेस को कम करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर मैं अपना मनचाहा क्रिएट करता हूँ। जब यहाँ पे प्रेशर 1 atm था क्लास, यहाँ पे एटीएम का मतलब आशुतोष मिश्रा सर नहीं है, यहाँ पे एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm जो था, अगर वो जो है, अगर यहाँ पे मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज देता हूँ, यहाँ से करंट पास कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नया प्रतीत नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलती मुझे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ का जो प्रेशर था 1 atm के बजाय 10 to the power -2 atm कर दिया। ओके, 10 to the power -2 atm कर दिया। तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे कुछ होता हुआ लगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कलर्ड ग्लो महसूस हुआ, कुछ ग्लो महसूस हुआ, वो कलर्ड था, जो कुछ कलरफुल ग्लो मुझे महसूस हुआ। वो जो कलर था किस कलर का महसूस होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द गैस विच आई हैव फिल्ड इन इट। मैंने जो भी इसके अंदर गैस डाली है, ठीक है,
उसके हिसाब से मुझे कलर महसूस होगा, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, कोई सा भी। ओके चैम्प्स, मैंने इसमें नियॉन डाल दिया तो कुछ और होगा, मरकरी डाल दी तो कुछ और होगा, सबका अलग अलग था। ठीक है, कलर डिपेंडेंट ग्लो मुझे, मतलब गैस डिपेंडेंट कलर ग्लो मुझे महसूस होगा, आई मीन विजिबल होगा। गॉट यू चैम्प्स? हाँ, है ना? ओके, फिर मैंने प्रेशर कर दिया 10 टू द पावर 4 atm, 10 टू द पावर 4 atm, मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसको आप 10,000 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 टू द पावर 4 atm हो गया। नाउ अब क्या होगा? अब जो मुझे ग्लो था, वो जो ग्लोइंग एक रेडिएशंस थी वो जानी, दिखनी बंद हो गई, ग्लो दिखना बंद हो गया। लेकिन यहां से कोई रेडिएशन थी जो इस तरफ जा रही थी, मतलब एनोड से कुछ रेडिएशन थी, कैथोड से कुछ रेडिएशन थी जो एनोड की तरफ जा रही थी। जब 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तब भी जा रही थी, 10 टू द पावर -4 था तब भी जा रही थी। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मैंने अंदर का प्रेशर रखा था, तब मुझे कुछ नहीं दिखा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर था तब मुझे ट्यूब में कुछ नहीं दिखा। जब 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तब मुझे ग्लोइंग रेडिएशंस दिखी, और जब मैंने 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया तब मुझे रेडिएशंस दिखी, पर वो ग्लोइंग नहीं थी। और जब दिखी नहीं तो कैसे पता चले कि कुछ जा रहा है? वैसे मैंने होल कर दिया इलेक्ट्रोड में। मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड में होल कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड में होल कर दिया। किस इलेक्ट्रोड में होल कर दिया? एनोड में होल कर दिया। और जब मैंने एनोड में होल कर दिया चैम्प्स, तो यहां से अंदर, तो एनोड से अंदर को क्रॉस करती हुई रेडिएशंस आगे गई, किस पे टकराई? ट्यूब्स पे टकराई, और ट्यूब्स पे फ्लोरेसेंट की कोटिंग थी, मतलब जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, ZnS की कोटिंग थी, फ्लोरेसेंट कोटिंग कर रखी थी मैंने, दिस इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड, इसकी कोटिंग थी। और इस कोटिंग पे जैसे ही ये रेडिएशंस पड़े, जैसे ही ये रेडिएशंस पड़े, ये चमक उठा ग्रीनिश कलर में। देखो, जिंक सल्फाइड को मैंने ग्रीन इसलिए कर दिया क्योंकि वो चमक उठा। ठीक है चैम्प्स, तो ये ग्लो कर गया। तो ये ग्लो कर गया। कैसे ग्लो कर गया? ये देखो ग्लो, ये ग्लो कर गया। अब ये जो ग्लो कर गया चैम्प्स, क्या इस ग्लो से ही मुझे पता चला कि यहां से कुछ निकला होगा, यहां से कुछ निकला होगा जो इसके होल से, एनोड के होल से होता हुआ यहां तक पहुंचा होगा, और वही ग्लो कर रहा है। ओके, इससे मुझे बात पता चल गई कि 10 टू द पावर -4 पे भी कोई रेडिएशन है जो निकल रही है। दिखी नहीं, पर उसका असर दिखा कहाँ? जिंक सल्फाइड पे। जिंक सल्फाइड ग्रीनिश कलर का ग्लो होना शुरू। अब देखिए 3 केसेस बन गए इसके। 3 केसेस क्या? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई रेडिएशन नहीं हुई, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10 टू द पावर -2 कर दिया तो ग्लोइंग रेडिएशन हुई, एक अगर 10 टू द पावर -4 कर दिया तो रेडिएशन, तो ग्लोइंग या कलर्ड रेडिएशन तो नहीं हुई, लेकिन रेडिएशन हुई जो कि इनविजिबल थी। उसका पता लगाने के लिए हमने फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी ट्यूब में, और जैसे ट्यूब से टकराई, जैसे ही जिंक सल्फाइड से वो रेडिएशन टकराई, वो कलर देने लग गई, ग्रीनिश कलर। ये ऑब्जर्वेशंस पता चली। अब ये ऑब्जर्वेशंस पता चलने के बाद हमने इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कंक्लूड किए, क्या क्या बातें हमें पता चली, कि क्या प्रॉपर्टीज आई, इसके लिए इसी लेक्चर का पार्ट 2 जल्दी से देखो, पहले से अच्छे से समझ लो। बॉडी चैम्प्स, बाय एवरीवन।